नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ सिंपली 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड सारा का सारा स्टैटिक का पोर्शन कवर करते हैं। और साथ ही साथ कुछ सेन ट्रिक्स देखते हैं। ये सेन ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। और यूपीएससी की लैंग्वेज को यूज कर कर उसको समझ कर आप कैसे अपने 10 to 12 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको पर क्वेश्चन समझाऊंगा। तो ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती है दोपहर 2:05 पर। अभी तक हमने डे 1 से लेके डे 10 तक 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया है। डे नंबर 11 से डे नंबर 20 तक हमने 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया है। और डे नंबर 21 से हमने स्टार्ट किया था 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओवरव्यू देना इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो भी बच्चे नए आए हैं उनको पता हो कि इन क्लासेस में क्या चल रहा है। ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है तो वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख सकता है। अभी हम कर रहे हैं 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक। ठीक है। तो आपको पता है रोज की तरह मैं आपको 15 सेकेंड्स दूंगा। आप क्वेश्चन प्लस स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो आपके पास है 15 सेकेंड्स। ये स्टेटमेंट्स पढ़ लो और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो, यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स भी बोला जाता था। उस टाइम पर ये न्यूज में था क्योंकि इसको इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को 45 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे उस टाइम पर। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 1971 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। तो मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूँ वैसे, कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। और उस टाइम पर इसको 45 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। ठीक है। अब इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल, आपको पता है इंटरनेशनल को मैं आईएनटी लिखता हूँ, है ना। इंटरनेशनल प्लस इंडिपेंडेंट, मतलब किसी भी गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। तो क्या है? इंडिपेंडेंट प्लस नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ही चीज थी, अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इंडिपेंडेंट भी है, ये याद रखना है आपको। अब इसका काम क्या है? देखो, उस टाइम पर 45 ईयर्स हुए थे, तो अब 55 ईयर्स हुए हैं। हाँ, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो किसी स्टेटमेंट में क्या पता और डीप में इसे पूछ ले। वैसे तो जो चीजें रिपीट हो चुकी हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, पेयरिंग वाले क्वेश्चन में, या फिर ये समझ लो कि किसी स्टेटमेंट में ऐड होके आती है। ठीक है। पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता कभी भी। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका
एम क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई भी क्राइसिस जोन है, क्राइसिस जोन का मतलब क्या है, कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी एक कंट्री के बीच में, या किसी दो कंट्री के बीच में, या किसी दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसकी वजह से एक एरिया ऐसा है या 10 एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, या फिर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर आ गया है या एपिडेमिक आ चुका है, एपिडेमिक मतलब किसी एक जगह पर कोई बीमारी फैल गई है, ठीक है, किसी भी चीज की वजह से वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो वो क्या है, ऐसे क्राइसिस जोन में जाकर इमरजेंसी मेडिकल एड को प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसे, ताकि आपको बाद में याद रहे, प्रोवाइड्स मेडिकल एड, मेडिकल एड इन क्राइसिस जोन, क्राइसिस जोन। अब ये क्राइसिस जोन कुछ भी हो सकता है, यहां पर मैंने अभी जैसे बताया कन्फ्लिक्ट जोन भी हो सकती है, कन्फ्लिक्ट जोन भी हो सकती है, प्लस पैंडेमिक भी हो सकता है, पैंडेमिक तो नहीं कहूंगा, पैंडेमिक तो फिर हर जगह ही हो जाएगा, एंडेमिक लिखते हैं, सॉरी एपिडेमिक लिखते हैं, एपिडेमिक, एपिडेमिक हो या फिर नेचुरल डिजास्टर हो, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये इनका काम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जेनेवा, जेनेवा। अब जेनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये चीज थी जो आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि रेड प्लस के बारे में हमने पहले पढ़ा था, अभी आगे आने वाले पेपर में आपको रेड प्लस के बारे में भी दिख जाएगा। देखो, ये चीजें रिपीट होती हैं, हाँ पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, स्टेटमेंट में कहीं देखने को मिल जाएगा, दिस इज द रीजन कि समझ लो कि PYQ आपको पढ़ने ही है, अच्छे से समझने ही है, और पता भी होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन आई है उनका काम क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये एक इनिशिएटिव था TEEB, ठीक है, ये 2007 में आया था, ठीक है। उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से न्यूज में होगा, तो ये पूछ लिया गया। आपको पता है कि जो भी न्यू इनिशिएटिव्स हैं या करंट अफेयर के हिसाब से, मैंने सिर्फ उसी तरीके से करंट अफेयर को फ्रेम किया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। तो इसीलिए जिसने भी करंट अफेयर्स के सेशन नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। प्लस आपको ये भी बात याद रखनी है कि वहां पर मैंने कोई भी मतलब फालतू की चीजें ऐड नहीं करी है, सिर्फ उतना ही ऐड किया है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जरा, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर तीन चीजों की बात चल रही है, इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमी की, और इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पर ही बेस्ड इकोनॉमी होगी, इसके बारे में इसके अराउंड सारी की सारी स्टेटमेंट्स रहेंगी, ठीक है। 15 सेकंड दे रहा हूँ, पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी आपको करंट अफेयर देखने को मिलती है, या फिर साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, या करंट अफेयर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है देखने को मिलता है, और आपको बोल दे, और देखो यहाँ पर क्या किया गया, देखो अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं पिछले 2.5 साल के पेपर में, क्योंकि अभी तो ये तो आधा ही हुआ है, ठीक है। 2.5 साल के पेपर में हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं। मैंने आपको बोला है जहां पर भी ऐसा बोल दिया जाए कि ये ऑर्गेनाइज ये जो इनिशिएटिव है या कुछ भी है,
ठीक है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और वहां पे आपको बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस दिख रही हैं। तो यार समझ जाओ कोई झोल है। एक बात बताओ, यूएनईपी, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीनों इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इनमें से एक भी नहीं हुई तो ये स्टेटमेंट तो पूरी गलत हो जाएगी। तो यूजुअली होता भी ऐसा है। ठीक है, जब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तीन ऑर्गेनाइजेशन दिए, तो ये मान लो कि बहुत बड़े चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, और अभी तक तो 100% रेट चल रहा है अभी 2.5 साल के पेपर में, कि वो चीज़ें गलत ही देते हैं। और जब मैं 2.5 साल तो मैं कम कह रहा हूँ, जब आप 10 साल का देखेंगे आपको तब भी यही चीज़ समझ में आएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, कभी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं तो समझ जाओ कुछ ना कुछ उस स्टेटमेंट में झोल है। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो इनिशिएटिव है, ये ना ही यूएनईपी ने, ना ही आईएमएफ ने, ना ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उस टाइम पर होस्ट किया था। ठीक है, 2007 में आया था। उस टाइम पर आप इस बात को याद रखेंगे कि ये जो है, यूएनईपी ने सिर्फ यूएनईपी ने सिर्फ होस्ट किया था। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, जब ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी तो सॉरी, ये जब आपको यहाँ पर इनिशिएटिव देखने को मिला था, तो ये लॉन्च किया था किसने? जर्मनी जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन ने, ईयू ने। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2009 से जो यूएनईपी है, 2009 से जो यूएनईपी है, उसने इसको इनिशिएटिव को मैनेज करना शुरू किया। मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैनेज, 2009 से। तो इस वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पर किसी वजह से न्यूज में होगा तो ऐसा नहीं पूछा गया कि किसने लॉन्च किया, ये पूछा गया कि तब किसने होस्ट किया था। तब क्योंकि यूएनईपी इसे मैनेज करता है तो वही उस टाइम पे होस्ट कर रहा था। बट फिर कह रहा हूँ, दो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और दे रखी थी आपको। तो मैं इसलिए कहता हूँ, जब भी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दिखे तो थोड़ा समझ जाना कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद देखो, अब दोनों स्टेटमेंट कितनी सिंपल है। मैंने बोला था इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड है। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सही है। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प। देखो, बोला गया है कि करती ही है, ये नहीं बोला, बोला कैन हेल्प। ठीक है, कि कर सकती है, और हो तो कुछ भी सकता है, फिर कुछ भी कर सकता है। समझे इस चीज को, हेल्प तो कुछ भी कर सकता है। तो बिल्कुल, कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या प्रॉब्लम है, कैन लिखा हुआ है। तो मैं बोलता हूं कि बस ये देखो, जब कैन लिखा है, कैन लिखने के बाद तो कुछ एक्सट्रीम नहीं बनाया, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं बना दी कि कैन लिखने के बाद यहाँ पे कहीं ओनली लगा दिया कि सिर्फ यही हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो समझ जाओ स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, बट फिर भी मैं कहता हूं कि नॉलेज मैटर्स। नॉलेज अगर होगी तभी ये सब चीजें आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, नहीं तो वहां पे समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है। और जब समझ नहीं आएगा क्या है, तो आप ट्रिक भी उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लगा पाओगे, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3 जो है वो राइट है, बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड सैंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ कर इस क्वेश्चन को करना। जो मैं आपको पिछले 2.5 साल के पेपर में बता चुका हूँ, उन चीजों को प्लीज यहाँ पे यूज करना और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 15 सेकेंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। देखो, अब नॉलेज मैं आपको दूंगा, उसके उससे पहले मैं आपको कुछ सिंपल सी बेसिक सी चीज बता दूं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बोला गया है, इट इज अ ट्री स्पीशीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया।
कि साउथ इंडिया के किसी एक पार्ट में ये मिलती है। ठीक है, याद रखना अ पार्ट लिखा है, एक पार्ट में मिलती है। बहुत ही क्या है, बहुत ही वाइड स्टेटमेंट है कि इतना बड़ा साउथ इंडिया उसके किसी एक पार्ट में मिलती है, मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई। अब ये किसी एक पार्ट में अ पार्ट में बोला गया है और साथ में लिखा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट trees in the tropical rainforest areas of साउथ इंडिया। देखो कितना ज्यादा, पहली स्टेटमेंट इतनी वाइड दी थी और उसके बाद स्टेटमेंट को और ज्यादा क्या कर दिया, और ज्यादा जैसे हम कह रहे हैं छोटा सा कर दिया। कैसे? साउथ इंडिया में भी वही एरियाज जहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री है ये। एक बात बताओ, रेड सैंडर्स जब आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा कि ये तो आपको कहीं पर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई। तो वो आपसे यही जानना चाह रहे थे कि क्या आपने बेसिक एनसीईआरटी में जो पढ़ा है कि रेड सैंडर्स को रॉकी टाइप की जगह चाहिए, ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट चाहिए, और यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिखा है, तो क्या आप इन चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? इसीलिए कहता हूँ कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज को पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और फिर बोलूंगा, जब वो ज्यादा एम्फेसाइज करे किसी चीज के ऊपर कि भाई यही होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज निकाली है, आप अपने दिमाग में रखो वो चीज गलत है। ठीक है, उस टाइम पर आपको सतर्क हो जाना है। तो यहाँ पर देखो क्यों गलत हुआ, ये इसीलिए गलत हुआ क्योंकि ये तो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट में मिलते हैं। अब हो सकता है आगे आने वाले सालों में स्टेटमेंट्स में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसीलिए बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है टेरो कार्पस। यार यूएस अच्छे से नहीं लिखा ना, एक मिनट को बस। कार्पस, ठीक है, सैंटा लीनस, ये इसका क्या है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कहाँ पे मिलता है? ये मेनली आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इसे और अच्छे से अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख देता हूँ, एंडेमिक, एंडेमिक। कहाँ पे एंडेमिक है? टू दी साउथ ईस्टर्न, ऐसे लिख देता हूँ, साउथ ईस्टर्न घाट्स माउंटेन्स। ठीक है, ऑफ साउथ इंडिया। मेनली कहाँ पे देखने को मिलेंगे? आंध्र प्रदेश में। वो इधर से ही आप समझ जाओगे, साउथ ईस्टर्न घाट माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये तो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ पर, अगर मैं बोलूँ ड्राई हॉट क्लाइमेट में भी कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जो थोड़ा सा ड्राई रीजन हो, ठीक है, प्लस थोड़ा सा हिली रीजन हो, बताए ना इधर माउंटेन्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा हिली रीजन हो, प्लस थोड़ा सा रॉकी ग्राउंड हो तो और अच्छी बात है, रॉकी ग्राउंड। ठीक है, तो और अच्छी बात है। ठीक है, कैसी सॉइल में आपको ये देखने को मिलता है, तो आपको सॉइल के बारे में भी याद रखना है, लेटराइटिक सॉइल, या फिर ऐसी सॉइल जहां पर आपको ग्रेवली सॉइल देखने को मिले। ठीक है, बट एक और चीज याद रखना इसके बारे में, जब इधर रेन फॉरेस्ट लिखा है ना, तो मैं इसीलिए ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि आपको अब याद रहे कि दे कैनॉट कैनॉट टॉलरेट कैनॉट टॉलरेट, क्या टॉलरेट नहीं कर सकते वो? वाटर लॉगिंग। अब एक बात बताओ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वाटर लॉगिंग तो होगी ही ना।
समझे इस बात को? तो ये रेड सैंडर्स तो टॉलरेट ही नहीं कर सकते इसे, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आने का कोई मतलब नहीं है। तो अब आपको रेड सैंडर्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको ये चीजें पता होगी तो आगे आने वाले क्वेश्चन जहां पर स्टेटमेंट्स या पेयर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस इंफॉर्मेशन के साथ उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, रेड प्लस के बारे में हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है। तब मैंने आपको रेड प्लस के बारे में बताया भी था ये क्या होता है क्या नहीं होता है। और आज देखो, उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा तो दूसरी तरीके से पूछा, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है? 15 सेकेंड्स दे रहा हूँ, और उसके बाद आप मुझे बताना कि आंसर क्या है, और मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? चलिए। चलिए, देखिए, यहाँ पे लिखा है proper design and effective implementation of UN Red Plus program can significantly contribute to। क्या वो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करेगा? क्या वो रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हेल्प करेगा? क्या वो पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करेगा? देखो, अगर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगा और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को उसमें मतलब कि जैसे हम कहते हैं उसकी क्वालिटी को एनहांस करेगा, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी रिडक्शन अपने आप होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी से पॉवर्टी रिलेटेड है, और मैंने ये कहाँ बताया था? करंट अफेयर के सेशंस में, ठीक है? करंट अफेयर के सेशन में एमपीआई 2025 का डेटा आया था, ठीक है? जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे सब सहारन रीजन है, वहाँ पे पॉवर्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वर्ल्ड लेवल पर। और उसके बाद ही इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी से रिलेट किया गया था पॉवर्टी को, तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर पॉवर्टी को कम करना है तो आपको बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट इकोसिस्टम सबको बेटर करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये आपको समझ होनी चाहिए थी कि अगर इन दोनों पर फर्क पड़ेगा तो पॉवर्टी रिडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। तो यस, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। बट क्या है ये यूएन रेड प्लस, वो अब देख लेते हैं, वो मैंने आपके लिए आगे मेंशन किया है, ठीक है? देखो, सबसे पहले तो रेड प्लस जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। मतलब ये उस एमिशन की बात करती है, कौन से एमिशन की? जो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से एनहांस हो रहा है, ठीक है? तो ये उस एमिशन को रिड्यूस करने की बात करते हैं। आपको पता है कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, मतलब फॉरेस्ट कम होंगे, फॉरेस्ट की क्वालिटी खराब होगी, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होगा, तो आपको पता है कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कम होगा, और उसकी वजह से एमिशंस ज्यादा होंगे, ठीक है? तो इन्हीं एमिशन को रोकने के लिए, ठीक है, क्या है? रेड प्लस एक यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, ठीक है? अब क्या है यहाँ पर आपको याद रखना है, ये रेड प्लस क्या है? ये एक फाइनेंसिंग मॉडल है जो नेगोशिएट किया गया था यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर। अब ना इस ऑर्गेनाइजेशन को भी याद रखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था वो इसी से रिलेटेड आया था कि रेड प्लस जो है वो किसके अंडर है, ठीक है? तो आपको याद रखना है यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर है। ये क्या करती है? जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रोकने के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है। बट ये ग्रीन हाउस गैस कहाँ से एमिट हो रही है, किसके लिए फाइनेंस कर रही है? सिर्फ उसी ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकने के लिए, जो किसकी वजह से हो रही है? डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से हो रही है। कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज में। तो आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो बहुत सारी रीजंस की वजह से होती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं रीजन को इसमें टारगेट किया गया है जो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से हो रही है, ठीक है? ये इसमें थोड़ा सा आप देखो कि इन्होंने क्या किया है, उसको थोड़ा सा मतलब कि इसके
एरिया को थोड़ा स्मॉल कर दिया है कि सिर्फ उसी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से हो रही है। और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको यहीं पर घुमाएंगे। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोग्राम वापस आता है, ठीक है, तो वो आपसे बिल्कुल पूछेंगे और यहीं पर आपको घुमाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये एक फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। किस लिए? अभी वो आपको पता चल गया है। रेड प्लस जो है, मैं क्यों करवा रहा हूँ इस साल के लिए ये, रेड प्लस को सबसे पहले नेगोशिएट किया गया 2005 में। मतलब अब इसको 20 साल पूरे हो चुके हैं, और जब 20 साल पूरे हो चुके हैं तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। और रेड प्लस जो है, उसके डिसीजन को कंप्लीट कर दिया था 2013 तक। ठीक है, और फाइनल पीस कब आया पूरी रूल बुक का? 2015 में। जब 2015 में आया है, प्रॉपर रूल बुक को फिनिश किया है, तो अब ये क्वेश्चन पता है उस टाइम पर क्यों इंपॉर्टेंट हुआ था? क्योंकि 2005 के हिसाब से 10 साल पूरे हो गए थे जब पहली बार नेगोशिएट किया गया था, और फाइनल रूल बुक आई थी 2015 में, तो 2016 में पूछ लिया गया। अब हो गए हैं 10 साल फाइनल रूल बुक को, और 20 साल फर्स्ट टाइम जब इसे नेगोशिएट किया गया था। तो अब बिल्कुल ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने करंट अफेयर्स में भी ये कवर करवाया है। ठीक है, बाकी आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आप करंट अफेयर की क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो आप खुद भी रेड प्लस के बारे में एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, उस टाइम पर ये मतलब ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहा होगा। वैसे ये 1998 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बट उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से रहा होगा न्यूज में, तो ये आपसे पूछ लिया गया। ओके, फिर से 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड्स दे रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। आप चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लो और फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपने पढ़ ली होगी चारों स्टेटमेंट। अब देखो ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है क्या। ठीक है, ये एक टूल है। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है। क्यों, कैसा कैसा टूल है? ये एक प्रोटोकॉल बना रहा है जिससे गवर्नमेंट्स, मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट, और जो बिजनेस लीडर्स हैं, है ना, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो समझ पाए। ठीक है, क्वांटिफाई कर पाए। क्वांटिफाई का मतलब क्या है? लेवल्स को पता कर सके किसके? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के। ठीक है, और फिर उन्हें मैनेज कर पाए। इसके लिए ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल को बनाया गया। इन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया, इसमें कुछ फ्रेमवर्क सेट हुआ, जिसमें बताया गया कि ये लेवल जो है, इससे आप समझ पाएंगे कि क्या कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। ठीक है, और जब किसी को पता चलेगा कि हाँ भाई अब ज्यादा हो रहा है, तभी तो वो मैनेज कर पाएंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको नहीं पता कि क्या लेवल्स है ये पता करने के कि कितना गलत है कितना सही है, तो आप उसे ठीक कैसे कर पाएंगे? तो आप ठीक तभी कर पाएंगे जब उसको उसके लिए एक फ्रेमवर्क सेट हो, एक प्रोटोकॉल आपको पता हो। तो वही प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है। कौन लेके आया था? कौन लेके आया था? ये लेके आए थे WRI। WRI का मतलब क्या है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट को इंस्टी लिख रहा हूँ। ओके, ये क्या है? WRI। इसके साथ ही एक और इंस्टीट्यूशन था, एक और बिजनेस था, जिसका नाम क्या था? WBCSD, जो कि क्या है? बिजनेस वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर
सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, WBCSD। ये दोनों लेके आए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप पता करो क्या है क्या नहीं है। 15 सेकंड्स के बाद मैं समझाऊंगा कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है कौन सी गलत है, और फिर इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, अब तक तो आपने तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी। ठीक है, अब देखो, वैसे तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फिर वही बात बोली गई है कि ये चीज इसका ही ऑर्गन है, इसी के अंडर आती है। ठीक है, इसी ने बनाई है। ऐसी चीजें आती है यूजुअली गलत ही होती हैं, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको उस टाइम पे पता होना चाहिए था। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल उस टाइम पर 2010 में लॉन्च हुई थी। अब इसको 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे, तो करंट अफेयर्स में ये वाली चीज आपको बिना ट्रिक के पता होनी चाहिए थी। बिना मतलब इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल हो चुके हैं, किसी भी काउंसिल को 5 साल हो चुके हैं, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल हो चुके हैं, किसी भी स्कीम को 5 साल हो चुके हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जिसको भी 5, 10, 15, 50 ईयर्स हो गए हैं, आपको पढ़ना है, ये याद रखना। तो जब ये 2010 में लॉन्च की गई थी, ठीक है, ये काउंसिल बनाई गई थी, तो नीति आयोग कैसे कर सकता है भाई, नीति आयोग तो खुद खुद 2015 में बना है, तो ये इसके अंडर कैसे आ सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गई थी। क्या इसे फाइनेंस मिनिस्टर हेड करती है, बिल्कुल करती हैं। ठीक है, क्या ये मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन करता है हमारी इकोनॉमी का, एक कंट्री की इकोनॉमी का, मतलब इंडिया की इकोनॉमी का, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको दोनों स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए थी। पर फिर से कहूंगा, 2010 में बनी है, 2025 में 15 साल पूरे हो चुके हैं, तो बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आगे इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, जो मैं आपको अभी समझा भी देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन इसका 2010 में हुआ था। किसकी रिकमेंडेशंस पे हुआ था, रघुराम राजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुआ था। ये कमेटी कब आई थी, 2008 में ये कमेटी आई थी। तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया कि, एक मिनट रुकना बस, हाँ जी, कि एफएसडीसी जो है, एफएसडीसी जो है, उस वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बनी थी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है किसी स्टेटमेंट में, कोई भी कमेटी दे देंगे वहां पे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट से नहीं बनी है, एक एपेक्स लेवल बॉडी है। इसकी जो चेयरपर्सन है वो कौन है, जो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रहेंगे। अभी तो निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वो रहेंगी। ठीक है, बाकी मेंबर्स कौन होते हैं इसमें, गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्लस फाइनेंस सेक्रेटरी, प्लस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, प्लस चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर, प्लस चेयरमैन ऑफ सेबी, आईआरडीए एंड पीएफआरडीए। तो ये सारे इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इनके मेंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ एफएसडीसी। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन मेंबर्स होते हैं। और एक बात सोचो यार, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो काउंसिल एक बार न्यू मतलब कि एग्जाम में आई है, तो आपके दिमाग में तो खुद ही समझ आ जानी चाहिए ना कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे रेड प्लस आई, एक बार पहले भी आ चुकी है, अब भी आ गई, और अभी न्यूज में भी है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए भाई, क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, वो बिल्कुल पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। फिर फंडिंग की बात करें, तो इसके पास कोई
सेपरेट फंड्स नहीं आते हैं, कोई सेपरेट फंड्स नहीं आते हैं, ठीक है। की फंक्शंस जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ये काम करते हैं, मॉनिटर करते हैं और मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट में ये काम करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन करते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, पीएफआरडीए है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करता है? एफएसडीसी करता है। फिर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन अभी देखा हमने, ठीक है, स्टेटमेंट में दिया गया है। ये एक मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन देखते हैं हमारी इकोनॉमी का। मैक्रो मींस बड़े लेवल पर, ठीक है, इंक्लूडिंग द फंक्शनिंग ऑफ लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट्स। अब देखो क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन पर ये काम करते हैं। ये काम करते हैं किस पर? कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर सके, और जब फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी तभी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। मतलब एक बात सोचो कि अगर लोगों के अंदर एजुकेशन है ही नहीं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, आपको एफडी करने पर क्या फायदा होगा, आपको आरडी करने पर क्या फायदा होगा, आपको बैंक में पैसा रखने में क्या फायदा होगा, अगर ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता है, आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हो सिर्फ अपने एक बार क्लिक करने से। तो अगर ये सारी लिटरेसी नहीं है लोगों को, तो आप बताओ कि वो क्यों बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे? तो यही बैंकिंग, यही काम करते हैं कि ये लोगों तक, ठीक है, क्या पहुंचाए? फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाए, जिसकी वजह से हमें इंडिया के पूरे चाहे रूरल एरियाज हो चाहे कोई भी एरियाज हो, वहां तक फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके, ठीक है। इसलिए लिखा है ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इंटरनेशनल इंटरमीडिएट डील्स विद द इंटरनेशनल इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, मतलब कि इंटरनेशनल इंटरफेस पर भी ये काम करते हैं, हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर पर या इकोनॉमी पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 1 से रिलेटेड। एजेंडा 1 20 सॉरी एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? 21 का इधर मतलब है सिंपल था 21st सेंचुरी, ठीक है। तो एजेंडा 21 का मतलब क्या है? एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी। तो क्या है ये, क्या नहीं है, ठीक है। 15 सेकंड्स के बाद मैं आपको समझाऊंगा, तब तक आप दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या सही है क्या नहीं है। आपको फिर समझ में आ जाएगा खुद ही सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ के कि वो क्यों गलत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए और फिर मैं समझाता हूँ 15 सेकंड्स के बाद। चलिए, अब तक आपने पढ़ लिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी अब तक लास्ट की 25 क्लासेस देखी हैं, उनको वो सेंस तो आ ही गया होगा कि हाँ यार ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है ना? ये आ ही गया होगा। अब जैसे ही ये पूरी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो जो आपका भी वो है ना कि हाँ यार 50-50%, 70-30% है कि यार हाँ ये तो गलत हो सकती है, वो आपका 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि अच्छा भाई साहब ये है यूपीएससी की लैंग्वेज और इस तरीके से चीजों को समझना है। जैसे कि ये कितनी सिंपल स्टेटमेंट है, एजेंडा 21 आपने पढ़ा ही होगा, क्यों नहीं पढ़ेगा कोई भी, ठीक है। हमारे यूपीएससी के सिलेबस का सबसे बेसिक चीज है, क्लाइमेट चेंज की सबसे बेसिक्स की बात करते हैं ये, है ना। इट इज अ ग्लोबल एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है? बहुत सारे वाइड एस्पेक्ट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इकोनॉमी में हमें बेटरमेंट देखने को मिलता है, हमें इकोसिस्टम में बेटरमेंट देखने को मिलता है, हमें क्लाइमेट चेंज में बेटरमेंट देखने को मिलता है, और ऐसे ही हजारों बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बोला गया है इट ओरिजिनेटेड इन दी, मतलब बोला गया है ये एजेंडा 1 यहीं से स्टार्ट हुआ है। कितनी बार बोला है, जब आपको बोल देना कि यहीं से स्टार्ट हुआ है, यही ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के अंडर आती है, भाई समझ जाओ
कि कुछ ना कुछ झोल है। तो यही झोल इन्होंने किया कि इन्होंने ये तो बोल दिया कि वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जोहानिसबर्ग इन 2002 में हुई, या 2002 में तो हुई नहीं, ये हुई थी। मैं ऐसा पूरा लिख देता हूँ नीचे, इसको पूरा ही काट देते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिली थी अर्थ समिट। अर्थ समिट, प्लीज अर्थ समिट के बारे में भी आप मतलब कि बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में। इसको हम क्या बोलते हैं? रियो समिट भी बोलते हैं। फिर आप याद रखते हो ना, रियो +10 आता है, रियो +20 आता है, मतलब रियो के 10 साल बाद, रियो के 20 साल बाद, तो वो रियो +10 है, रियो +20 है। तो यही है वो रियो समिट। अब ये रियो समिट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये हुई ही थी रियो दे जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है। तो जहां पर भी कोई चीज होती है वहां पर उसके नाम से वो समिट बन जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी? रियो दे जेनेरियो, जेनेरियो, ठीक है। कहाँ पर है ये? ब्राजील। तो वहां पर ये हुई थी 1992 में, और वहां पे एजेंडा 1 लिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। यही आप आज देखते हो ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो इसी के बाद स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये मान लो एजेंडा 21 शुरुआत थी, और उसके बाद वो बदल गया किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है। आगे देखते हैं जरा कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो ये क्या करता है? ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर और लोकल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। विद की पॉइंटर्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, सोशल इक्विटी। मैंने आपको बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। वो सोशल इक्विटी मतलब कि सोशल इक्वालिटी से भी जुड़ा हुआ है, वो एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन से भी जुड़ा हुआ है, वो पॉवर्टी के इरेडिकेशन से भी जुड़ा हुआ है। अभी रेड प्लस में जब मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकना है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, वो डायरेक्टली पॉवर्टी से रिलेटेड है। क्या यहाँ पे नहीं लिखा कि पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स को भी हमें समझना है। जैसे क्या है ना, लाइफस्टाइल अपना बदलना पड़ेगा, उसके लिए लाइफ स्कीम भी निकाली गई थी ना, ठीक है। अब देखो, इट एम्फेसाइजेज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट बैलेंसेस इकोनॉमिक, सोशल एंड environmental concerns and promote global cooperation। ग्लोबल कॉपरेशन को क्या करता है? ये प्रमोट करता है, ठीक है, अलोंग साइड लोकल एक्शन, लोकल लेवल पे भी काम किया जा सके जिसकी वजह से, है ना, थ्रू फ्रेमवर्क्स लाइक लोकल एजेंडा इनिशिएटिव्स, ठीक है। बट ये चीज याद रखनी है, ये नॉन बाइंडिंग है। क्यों ऐड किया है? आगे पूछ लिया जाए कभी तो आपको दिक्कत ना है, ठीक है। एडॉप्टेड इन 1992 अर्थ समिट, ठीक है, 1992 अर्थ समिट, जिसे रियो समिट भी बोलते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का, सत्य शोधक समाज, ठीक है। किसने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट हुआ, क्यों था, सब समझेंगे। बट उससे पहले 15 सेकेंड्स दे रहा हूँ, खुद एक बार देख लो और फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज पता होना कि ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए, अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। देखो, सत्य शोधक समाज क्या है क्या नहीं है, बट अगर आपको ये भी पता होता कि ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, लाइक ये पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर जाते। क्या थी? एक एंटी कास्ट मूवमेंट थी। तो ये तो एकदम सही दिया गया है। क्या है क्या नहीं है, सब इंफॉर्मेशन मैंने ऐड करी है आपके लिए, चिंता मत करो, अभी सब समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है? सबसे पहले इनके फाउंडर कौन है? ज्योतिबा फूले, ठीक है। उस टाइम पर इतनी हिम्मत रखना 1800s में कि आप कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जाकर आप लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उन
उस कम्युनिटी की विमेन को अपलिफ्ट करने की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज के टाइम पर ही जो लोग गांव देहात में रह रहे हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि आज के टाइम पर भी ये चीज करना, अगर कोई करना करना चाहे या करने जाए तो उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बट उस टाइम पर भी इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना, ठीक है, सोसाइटी के अगेंस्ट जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसीलिए इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले, पुणे महाराष्ट्र में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कब फाइंड करी थी? 1873 में। तो आप ऐसे याद रखना 1870s में। ठीक है, क्यों किया था? ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करा जा सके, ठीक है, एंड लिबरेट किया जा सके ऑप्रेस्ड लोअर कास्ट को फ्रॉम द सोशल एक्सप्लॉइटेशन एंड द स्टिग्मा इम्पोज्ड बाय ब्राह्मण्स। ठीक है, मेनली अपर अपर क्लास। ठीक है, उसके बाद फोकस्ड ऑन अपलिफ्टिंग वुमेन। मैंने अभी आपको बताया है कि वहाँ जो लोअर कम्युनिटी के लोग थे, लोअर कास्ट लोग थे, उनको प्लस वहाँ जो विमेन थी उनको अपलिफ्ट करने का काम किया गया। ये इनके टारगेटेड ग्रुप्स थे। इनका कोर बिलीफ क्या था? कि ये आइडोलेट्री को नहीं मानते थे, ये आइडोलेट्री को नहीं मानते थे, ना ही कास्ट सिस्टम को मानते थे। ठीक है, ये एडवोकेट करते थे कि रैशनल थिंकिंग को। रैशनल थिंकिंग का मतलब कि जिसका सर पांव हो जिस बात का, ठीक है, बेफिजूल की बातों को क्या करते थे? ये एडवोकेट नहीं करते थे, और रिजेक्ट करते थे नेसेसिटी ऑफ प्रीस्ट, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल्स आर चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड एंड कैन कम्युनिकेट विद द गॉड डायरेक्टली। यूजुअली आपने देखा है कि ऐसा है कि अभी माना जाता है, अभी भी माना जाता है, ठीक है, मैं किसी के बिलीफ को हार्म नहीं करना चाहता, बट जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, जैसा बुक्स में लिखा गया उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये एक पर्सन है, इसको अगर गॉड से मिलना है तो उसको एक प्रीस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है। ओके, बट ये जो थी सत्य शोधक समाज था, इनका जो बिलीफ था वो ये था कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, और हम अपना डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं भगवान के साथ, हमें किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, वो ऐसा मानते थे। ठीक है, मेथड्स एंड एक्टिविटीज क्या थी? मतलब कि जैसे उन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया, पब्लिश किया, दीन मित्रा के नाम का। ठीक है, जो क्या हाईलाइट करता था? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स। अब क्या है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट उसमें स्टेटमेंट बेस में पूछा जा सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूछा जाएगा कि दीन मित्रा किसने लॉन्च किया, कोई भी नाम ले दिया जाएगा उधर। साथ ही साथ दीन मित्रा का क्या हाईलाइट करता था, तो आपको प्लीज याद रखना है दीन मित्रा जो है वो क्या हाईलाइट करता है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स। ये क्या था? एक न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये सिंपल मैरिजेस को ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, ना ही डाउरी को ये प्रमोट करते थे, तो उन शादियों में डाउरी भी नहीं होती थी। अब प्रीस्ट को क्यों उनके बिना क्यों करते थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, यूज्ड ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म्स लाइक तमाशा। अब ये तमाशा क्या था, याद रखना। ठीक है, कि ये ब्राह्मण टायरनी मतलब कि अत्याचार, ठीक है, उनके अत्याचार के खिलाफ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये तमाशा करते थे। इसको याद रखना कि सत्य शोधक समाज में वो तमाशा क्यों करते थे। ये एक फोक आर्ट था। वो किस लिए था? कि ब्राह्मण टायरनी या फिर जो ब्राह्मण्स थे उनके अत्याचार को दिखाने के लिए, ठीक है, ये तमाशा किया जाता था। ओके, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती थी पुअर स्टूडेंट्स को। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें प्राइजेस भी दिए जाते थे। साथ ही साथ स्ट्राइक्स की जाती थी। ठीक है, और जो भी वर्कर्स की डिमांड है उन्हें सामने रखा जाता था। ठीक है, अब ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे। ठीक है, ये मुझे बहुत ही प्यारी चीज लगी कि चाहे वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे, उनके मतलब कि ब्राह्मण्स के अगेंस्ट नहीं थे, बट वो जो प्रैक्टिसेस थी उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये जो इसकी मेंबरशिप है सत्य शोधक समाज की, ये सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड क्लास। मतलब अगर कोई ब्राह्मण भी आता है, ठीक है, वो अलग सोच रखता है कि हाँ ये गलत है, किसी को भी ऑप्रेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जैसे हम कहते हैं कि मतलब कि हर एक इंसान बराबर है, इस चीज को, इस अप्रोच को कोई रखता है तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण ही हो। ठीक है, साथ ही साथ लेगेसी क्या थी कि
अ, क्या हुआ कि बाद में आपको देखा था कि अंबेडकर साहब आ गए थे, ठीक है, और उन्होंने दलित मूवमेंट को अपने हाथ में लिया था। तो उस टाइम पर ये जो जिसे हम कहते हैं कि सत्य शोधक समाज है, उसने इस चीज में बेस बनाने में पहले ही बहुत हेल्प कर दी थी, है ना? क्योंकि आपको पता है, अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना है, कोई भी सोशल रिफॉर्म लाना है, तो आपके पास एक सोसाइटी का बेस होना चाहिए जो आपको हर जगह हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा, आपके साथ खड़ा होगा। तो वो बेस सत्य शोधक समाज बना चुका था, जिसको अंबेडकर साहब ने यूज किया, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि जो शाहू महाराज है, उन्होंने कंटिन्यू किया इस समाज को आफ्टर ज्योतिबा फुले डेथ, ठीक है। ये मूवमेंट इवेंचुअली खत्म हो गई कब? 1930s में। फिर मैंने आपको बताया रीजन ये था कि एक तो अंबेडकर साहब भी आ गए थे, साथ ही साथ बहुत सारे उसी के लीडर थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ चुके थे, है ना? क्योंकि ये सबके ही, आपको पता है कि गांधी जी ने भी ये बोला था कि ऐसे अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे डिवीजन होगा, ठीक है। और वो डिवीजन वो नहीं चाहते थे। इस वजह से क्या था कि सबकी डिमांड्स को भी क्या किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस देखने लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री को जो पढ़ाना होता है भाई, बहुत सोच समझ के पढ़ाना होता है, क्योंकि मतलब किसी की भी फीलिंग्स हर्ट ना हो, है ना? ये भी देखना पड़ता है। साथ ही साथ हिस्ट्री बहुत वाइड है, हमारी बुक्स में जो हमें दिया गया है, लिखाया गया है और पढ़ाया गया है, ठीक है, वो बहुत छोटा एस्पेक्ट है जो हम तक पहुंच रहा है, ठीक है। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। एक सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऑपरेशन नहीं करना चाहते। अब वो किस कम्युनिटी में है वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के हिस्ट्री को पढ़ाना पड़ता है। बाकी सारे जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें बेधड़क बोल देता हूँ कुछ भी, ठीक है, बट यहाँ बोलने में थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं यार, किसी की भी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे लिखा गया है वायरसेस कैन इन्फेक्ट। मैं पहले ही बता देता हूँ, वायरस हर चीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर इन्फेक्ट लिखा है, इन्फेक्ट करने के बाद उसे नेगेटिवली नुकसान पहुंचा पा रहे हैं नहीं पहुंचा पा रहे, वो बहुत बात की बात है। सिर्फ लिखा है इन्फेक्ट, इस चीज को भी ध्यान से पढ़ना। फिर से इसमें तो 10 सेकेंड्स दूंगा, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, देखो मैंने फिर से बोला कैन प्लस इन्फेक्ट बोला है, नेगेटिवली उसकी बॉडी पे कुछ कर पा रहा है उस ऑर्गेनिज्म की या नहीं, वो कुछ नहीं बोला, बस इन्फेक्ट बोला है। बैक्टीरिया को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फंगी को कर सकता है, या फंगाई या फंजी, जो भी जो बोलता है उसके लिए वो ठीक है, ठीक है। और प्लांट्स को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो 1 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। ऐसी स्टेटमेंट्स जब इतनी वाइड अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछा गया, यूजुअली सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट होती हैं। बट फिर से कहूँगा, नॉलेज इज मस्ट, प्लस बहुत ही ध्यान से समझकर चीज़ों को पढ़ो कि क्या वो वाइड चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कुछ ही बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि छोटा एरिया पूछा गया है उस पर्टिकुलर, जैसे वायरस में पूछ लेता कि नेगेटिवली इफेक्ट किसकी बॉडी पे करता है, तब शायद सोचना पड़ता। पर अभी सिर्फ इन्फेक्ट लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। भाई ये तो ऐसा समझा दूंगा अब अभी आपको, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेस इरोजन क्या है और प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, ठीक है। चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बट मैं आपको टाइम नहीं दे रहा बिकॉज इसे समझाने में मुझे खुद टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको समझाता हूँ ये क्या है बेस इरोजन। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, उससे आपको जिंदगी भर याद रहेगा, शायद इन स्टेटमेंट से ना रहे, ठीक है। देखो, दो कंपनी है मान लो, ये है कंपनी ए, ये एक कंट्री है, मान लो इंडिया, ठीक है। या कंट्री, या फिर सीधा इंडिया ही लिख देता हूँ, स्पेस भी ज़्यादा नहीं लगेगी। इंडिया, ठीक है। मान लो
ये कंपनी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करती है, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट करती है। ठीक है, अब 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट किया तो अभी इसको इंडिया में 30% का टैक्स देना पड़ेगा, 30% का टैक्स देना पड़ेगा मान लो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारा जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो हमारा नहीं है, वो तो किसका है, वो तो एक कंपनी बी का है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, कंपनी बी का है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, और उन्हें हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है, रॉयल्टी बोल लो, रॉयल्टी देनी पड़ती है, या फिर मान लो सर्विस टैक्स देना पड़ता है। और इन्होंने बोल दिया कि हमें तो इन्हें रॉयल्टी या सर्विस टैक्स देना पड़ता है 1 लाख में से 70,000। ठीक है, तो अब जो ये प्रॉफिट 1 लाख का हुआ था, अब ये 1 लाख का प्रॉफिट आफ्टर रॉयल्टी कितना हो गया, आफ्टर रॉयल्टी, ठीक है, आफ्टर रॉयल्टी ये क्या कितना हो गया, ये हो गया सिर्फ 30,000। ठीक है, प्लस ये जो कंपनी बी इन्होंने उस कंट्री में खोली जहां पर जहां पर मान लो कि जो टैक्स था वो सिर्फ 5% था। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इतना इतना टैक्स लेते हैं, मेनली आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आइलैंड्स जो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट आए, तो वो टैक्स बहुत ही कम रखते हैं। जैसे केमन आइलैंड्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मान लो ये थी केमन आइलैंड्स में, ये कंपनी भी थी केमन आइलैंड्स में जहां पर इन्हें 5% का टैक्स देना था। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया में इनको टोटल टैक्स देना पड़ा 30% का। ठीक है, इन्हें कितना टैक्स देना पड़ा, 30% का। ठीक है, इन्हें 30% का टैक्स देना पड़ा। अब 30,000 का जो 30% है वो कितना होता है, 9,000 रुपए। ये इनका इंडिया के अंदर टैक्स है, इंडिया के अंदर टैक्स है। और केमन आइलैंड्स में मान लो, अब 70,000 रुपए में 5% लगाया, 70,000 पर अगर आप 5% लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12,500 रुपये। ठीक है, तो इन्हें बस इतना ही टैक्स देना पड़ा। तो अब इनका टोटल टैक्स कितना हो गया, 12,500 प्लस 9,000। ठीक है, तो इनका टोटल टैक्स आप देखेंगे अगर, तो ये कितना हो चुका है, 9 to 11 121 500। ठीक है, इनको सिर्फ 21,500 का टैक्स देना पड़ा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक मिनट, 70,000 का 5% 12,000 कैसे हो गया भाई, नहीं 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 नहीं, 70,000 का 5% 1% और उसके बाद इंटू 5 3,500 हो गया यार, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल टैक्स हो गया, जो हमारे पास टोटल टैक्स हो गया वो कितना हो गया, 12,500। मैंने इसी का टोटल लगा लिया था। ठीक है, अब आप इस बात को समझो कि अगर ये इंडिया के अंदर पूरा का पूरा 30% देते तो इनको तो 30,000 रुपए देने पड़ते टैक्स के, अभी कितने दे रहे हैं, 12,500। तो इनको कितने का फायदा हो गया, 17,500 का। तो इसीलिए क्या करते हैं, यूजुअली बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, इंडिया के लोगों से पैसा कमा रही है, वो अपने प्रॉफिट को शो कर देती है कि हम अपनी सब्सिडरी जो को हमें सर्विस टैक्स या रॉयल्टी देनी पड़ती है, जो केमन आइलैंड में, वहां वो कम टैक्स देती है, यहाँ पर वो कम पैसों पे टैक्स दे रहे हैं, और फाइनली उन्हें फायदा होता है। मतलब वो मार्केट प्लेस हमारी यूज कर रहे हैं, पर वो प्रॉफिट किसी और को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। अब देखो जरा, यहां पर क्या है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग कहाँ पे गया, कर्विंग द टैक्स एवेजन बाय माइनिंग एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैक ऑफ। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है
कर्बिंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, refers to tax planning strategies हैं ये, used by some multinational companies to shift profits from high tax countries to low tax jurisdiction या low tax countries, thereby reducing the amount of tax they owe in countries where they actually do business। ठीक है, वही चीज जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई है एग्जाम्पल के तौर पे, वही यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो जिसको इंग्लिश में समझ आए वो इंग्लिश में समझ लेना, जिसे इस एग्जाम्पल से समझ में आए वो एग्जाम्पल से समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे याद रखना 70,000 का 5% 3500, मुझसे ही गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, कभी कभार गलतियां हो जाती है इतना पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी कल। तब तक के लिए जय हिंद।